तो गुड आफ्टरनून क्लास। सब मस्त, तो बढ़िया है। चलो ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो वो किसकी प्रॉपर्टी? तो एक आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। बट आइडियल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। क्या मिलाते हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले धीरे धीरे चलते हैं। टॉपिक क्या है? तो पहले समझते हैं कि क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? So it is a property of solution which only depends upon the number of solute particle regardless of their need। सिंपल समझते हैं, किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की। which only depends upon the number of solute particle। this number means mole, ठीक, means amount। सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, मतलब 10 ग्राम 20 ग्राम इस पे डिपेंड करेगा, या फिर 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल इस पे डिपेंड करेगा, ना कि आपने क्या मिलाया। ठीक, जैसे यूरिया मिलाया है ऑर्गेनिक है, NaCl मिलाया है इनऑर्गेनिक है, समझ? तो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कितना मिलाया है इस पे सिर्फ डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए क्या होना जरूरी है? आइडियल सॉल्यूशन होना जरूरी। क्या होना जरूरी है? आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्स लॉ को फॉलो करना जरूरी है, ठीक। और किस सिचुएशन की? क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होना चाहिए। जैसे राउल्स का दो सिनेरियो में हम लोग पढ़े थे ना, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए पढ़ चुके हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़े, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले एरिया में आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स वाले एरिया में नहीं है। और क्या होना चाहिए? केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव। तो पहले तो हम समझते हैं डेफिनेशन, समझ में आया? मतलब सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, इस पे डिपेंड ना करे कि वो पार्टिकल कौन सा, ठीक। क्या क्या ध्यान रखना है? आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? मोस्टली डाइल्यूट, ठीक। राउल्स लॉ को फॉलो करेगा ही करेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं है। फिर केमिकली नॉन रिएक्टिव, मतलब जो आप सॉल्यूट डाले हो रिएक्शन नहीं शो करना चाहिए किसके साथ? पानी के साथ। अदरवाइज रिएक्शन शो कर दे तो सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कुल कई तरीके की होती है, टोटल 8 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कितने तरीके की? 8 टाइप्स। बट आपके बोर्ड्स नीट और जेईई के सिलेबस के हिसाब से टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है।
कितने तरीके की? दो। मतलब होती कई ज्यादा है लेकिन पढ़ना सिर्फ फोर है। तो मैं पहले ओवरव्यू दे दूं फिर उसमें एक एक करके सब समझते दिए थे, ठीक है। तो पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, पहला है कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ये आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग सब इसमें कवर हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल रहा है कि कभी भी आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा कि मैं बताऊंगा दिखाऊंगा हम और उसको आपके लेक्चर में भी दिखा चुके हैं बता। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है? रुक जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? रुक जाए। ठीक, ऑस्मोसिस प्रोसेस अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो कराने की जरूरत नहीं होती। प्लांट्स भी करते हैं और कई चीज भी है जिनमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखने को आपको मिलेगा। बट एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। आज अगर पूरा हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है, कई चीज को कवर करना है। तो इसमें आपको मैं सारी चीज कवर कर दूंगा जो जो चीज आपको जाननी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक लेक्चर लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स लगाएंगे क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के बेसिस पे भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे भी है। प्लस न्यूमेरिकल लगाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सिंपल। ठीक, तो आज सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उससे पहले समझ लें वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर क्या होगा? बॉयल होगा, और बॉयल होगा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स पानी के वेपर फेज में जाएंगे और कुछ पार्टिकल वेपर फेज से वापस पानी में जाएंगे। ठीक है, ठीक, मतलब ज्यादा ऊपर जाएंगे कम नीचे, ऐसे करते करते क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने का मतलब जितने पार्टिकल लिक्विड के वेपर फेज में जाएंगे उतने ही पार्टिकल वेपर फेज के वापस से पानी में आएंगे। तो इस समय क्या हो गया? इक्विलिब्रियम रीच हो गया। मतलब हम कह सकते हैं इस वेपर फेज में इस वेपर फेज का जो वेपर होगा वो कम ज्यादा नहीं। इक्विलिब्रियम रीच होने का मतलब टेंपरेचर नहीं बढ़ाने का, टेंपरेचर फिक्स है। टेंपरेचर क्या करते हैं? फिक्स। और उस फिक्स टेंपरेचर पे इस वेपर जो जनरेट हुआ है
वेपर जो जनरेट हुआ है उसका अमाउंट घटेगा बढ़ेगा नहीं, कब? इक्विलिब्रियम। तो ये वेपर इन लिक्विड्स पे क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा। इसी को कहेंगे क्या? वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? और इसी को बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? प्योर वेपर प्रेशर, जिसको हम डिनोट से करेंगे P। इससे डिनोट करेंगे ठीक है। तो जो वेपर जनरेट हुआ होगा वो फिक्स होगा पानी के लिए हमेशा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोग मिस करते हैं और उनको याद भी नहीं रहता है कि किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? जब प्योर, जब P नॉट, बात लिखने सोचा क्या है, P नॉट किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। किसके बराबर? तो जब ये कंडीशन फॉलो होगा, जब ये कंडीशन फॉलो होगा तो बॉइलिंग स्टार्ट। तो मैं कह सकता हूं कि पानी का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्लियर है? अब मैं क्या किया, H2O के साथ एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट A लिया। क्या किया? H2O के साथ एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट A लिया, ठीक, और इसको हीट किया 100 डिग्री। तो जब ये सॉल्यूशन बना, क्या बना है? सॉल्यूशन बना है, आइडियल है, होमोजेनियस। क्या है? होमोजेनियस होगा तो A और H2O दोनों के मॉलिक्यूल पूरे लिक्विड में बराबर बराबर स्प्रेड होंगे, ठीक। तो मतलब सरफेस पे यहां सरफेस पे एक के भी पार्टिकल होंगे और पानी के भी होंगे। आराम से समझना, एक के भी पार्टिकल होंगे और पानी के भी। क्या है? एक के भी पार्टिकल होंगे और वाटर के भी। तो जब आप यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइल कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ पानी के पार्टिकल्स थे और पानी के पार्टिकल्स ऊपर है। यहाँ जब आप बॉइल करोगे तो पानी के साथ साथ किसके होंगे? A के भी होंगे, और A क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो मतलब A वेपर फेज में नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? सिर्फ पानी के जाएंगे। तो सरफेस के ऊपर पानी के पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में कम हो गए। बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो सरफेस से ही तो होगा, जो भी वेपर फॉर्म होगा सरफेस से ही होगा। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पानी के पार्टिकल कम हो गए। तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो वेपर जनरेट होगा उसको मैं मान लेता हूँ PS। क्या मान लूं? PS। PS मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जिसको PT भी बोल सकते हो। टोटल वेपर प्रेशर यानी PS। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूशन हो चुका है, इस सॉल्यूशन का प्रेशर PS, और ये PS P नॉट से क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके पार्टिकल्स कम होंगे ऊपर और इसके पार्टिकल ज्यादा। इतनी बात समझ में आया? तो हमको यहाँ से ये देखने को मिला कि हम जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे सॉल्वेंट में, उतना ज्यादा कम वेपर प्रेशर होगा। बात समझ में आया? क्योंकि उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स एक में दिखने लगेंगे तो उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब हमें इसके बराबर वेपर प्रेशर करने के लिए सिंपल सा, अगर हमें PS को P नॉट के बराबर करना है तो इस टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा? बात समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब एक चीज देखो, हम
नॉट था, बाद का प्रेशर पीएस हो। जब हमने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो क्या हो गया, पीएस हो गया। इसकी बात क्लियर है। चलो टॉपिक क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले अगर हम डेल्टा पी निकालें, क्या निकाले, डेल्टा पी निकालें, तो डेल्टा पी क्या होगा, मतलब लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कितना प्रेशर कम हुआ, कितना प्रेशर कम हुआ। तो पहले प्रेशर हमारे पास पी नॉट था, बाद में प्रेशर पीएस है। तो इतना प्रेशर कम होगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, प्रेशर कम होगी। अच्छा, यहाँ पे जो पीएस होगा वो आराम से समझना, यहाँ पे जो पीएस होगा वो क्या होना चाहिए, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स एच टू ओ पी एच टू ओ नॉट, और पी एच टू ओ नॉट क्या है, पी नॉट ही है, तो एच टू ओ ना लिखने से पी नॉट लिखते हैं, आराम से समझिए, पी नॉट ही पी एच टू ओ नॉट ये होगा। लेकिन ए जो कि नॉन वोलेटाइल, ए क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो ए के पार्टिकल ऊपर जाएंगे ही नहीं, तो यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका बात क्लियर है। जब ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी तो ये पीएस किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एच टू पी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इस जगह पे मैं लिख सकता हूं कि नहीं, पी नॉट माइनस, यहां पे मैं लिखूं पी नॉट और इसको लिखूं मैं एक्स एच टू को पी नॉट लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मुझे एक्स ए चाहिए, क्या चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जितने भी होंगे उन सबका एडिशन करने पे क्या आना चाहिए, 1, तो इसका प्लस एक्स ए का मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स एच टू ओ प्लस एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1, तो x H2O is equal to 1 minus x से लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे P naught minus 1 minus x A P naught और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P naught minus P naught plus x A P आएगा, और वो किसके बराबर होगा, डेल्टा पी के, और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, आराम से कैंसिल हो गया। आओ पी नॉट इज इक्वल टू हो रहा है एक्स ए पी नॉट होगा, डेल्टा पी क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस का इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट हो गया, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। डेल्टा पी मतलब ये ये क्या है, लोडिंग ऑफ वेपर, ये क्या है, लोडिंग ऑफ वेपर, ये पूरी वैल्यू क्या है, क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, समझ आ गया। और हमारा टॉपिक क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं NA मोल्स ऑफ A अपॉन
मोल्स ऑफ P यानी H2O हमारी क्या है H2O। सॉल्यूशन हम क्या मान के चले डाइल्यूट क्या मान के चले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे तो ये पूरा क्या लिखा जाएगा Na अपॉन NH2 लिखा जाएगा ठीक। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन N ये फॉर्मूला ठीक। अच्छा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज एक ये भी है कि आप अननोन सबस्टेंस का मोलर मास निकालो क्या निकालो अननोन सबस्टेंस का मोलर मास इसीलिए आप पढ़ोगे तो लिखा रहेगा क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास लिखा रहेगा ना ठीक। तो इसकी मदद से हम क्या निकालना है मोलर मास तो कैसे निकाल सकते हैं मोलर मास हम लोग Na को क्या लिख सकते हैं वेट ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A अपॉन वेट ऑफ H2O और मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ H2O आपको हमेशा पता रहेगा। चलो इसको हम ये लिख सकते हैं वेट ऑफ A इनटू मोलर मास ऑफ H2O अपॉन वेट ऑफ H2O इनटू मोलर मास ऑफ A लिख सकते हैं। फिर इसी चीज को अगर मुझे ये चाहिए क्या चाहिए Ma मोलर मास ऑफ A क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्पस में हमारा काम ये भी होता है कि अननोन सबस्टेंस का क्या निकालना मोलर मास इसको हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ A is equal to WA into sin लिख सकते हैं एक बार और बताते हैं आराम से P नॉट क्या है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PS क्या है कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका प्रेशर है यहाँ वो प्रेशर है ना PS और वो प्रेशर कौन सा है जब हमने A मिला दिया और ये क्या है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर मोल्स ऑफ A जो मिलाया था उसका मोल और मोल्स ऑफ H2O जो पानी है उसका इसको भी सॉल्व करके आए हमको ये मिल गया। एक बार ये देख लेते हैं W क्या है वेट ऑफ A मोलर मास ऑफ A वेट ऑफ H2O मोलर मास ऑफ H2O इसको सॉल्व किए क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या था मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस फाइंड करो इतना नोट करो। फिर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोग हमेशा कहते हो कि सर कब निगलेक्ट करना है कब निगलेक्ट नहीं करना है उस कंफ्यूजन को भी दूर कर दो। आप लोग का जो कंफ्यूजन था किस चीज को लेकर कि सर किस टाइम पे निगलेक्ट करेंगे और किस टाइम पे निगलेक्ट नहीं करेंगे चलो इस चीज को सॉल्व करते हैं आराम से। क्या था हमारा P नॉट minus PS upon P naught is equal to NA upon NA plus NB ठीक ये था ये
का है और ये a का है। क्लियर है तो चीज। अच्छा मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल करूं। क्या कर दूं, क्या कर दूं, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा p नॉट अपॉन p नॉट माइनस ps इज इक्वल टू na प्लस nb अपॉन na हो जाएगा। इस चीज को मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस nb अपॉन na हो जाएगा। इसको मैं ओपन कर दूं तो na अपॉन na 1 nb अपॉन na, इसको लिखूंगा p नॉट माइनस ps, लिख सकते हैं ना। अभी क्या करूं, इस 1 को इस साइड में, क्या करो 1 को इस साइड, 1 को इस साइड लाएंगे तो p नॉट अपॉन p नॉट माइनस ps माइनस 1 इज इक्वल टू nb अपॉन na होगा। इसको सब्सट्रैक्ट कर, क्या करते हैं इसको, p होगा p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट माइनस ps, यही होगा, इज इक्वल टू nb अपॉन na। इसको ओपन करोगे p नॉट माइनस p नॉट प्लस ps अपॉन p नॉट माइनस ps इज इक्वल टू nb अपॉन na। ठीक, इसको क्या करो, कैसे, ये हो गया ps अपॉन p नॉट माइनस ps इज इक्वल टू nb अपॉन na, एक रिलेशन। ठीक, इसको रेसिप्रोकल करो, इसको क्या करो, तो क्या हो जाएगा p नॉट माइनस ps अपॉन ps na अपॉन nb। निग्लेक्ट करो चाइना की, कहीं निग्लेक्ट करने का निग्लेक्ट है, कहीं कुछ निग्लेक्ट नहीं है, जैसे था एग्जैक्ट वैसे चल के आए। ये फॉर्मूला चाहे आप कंसंट्रेटेड चाहे आप डाइल्यूट सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर तो अपॉन पीएस आया है, p नॉट माइनस तो क्या हो, चेंज हो गया ना। अब आपने यहाँ निग्लेक्ट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, सिंपल nb अपॉन na था, यहाँ na अपॉन nb था। सिंपल, कुछ नहीं किए, सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई किए हैं। और हमारा जो चीज इसको निग्लेक्ट करते हैं सर, कब निग्लेक्ट करें कब ना करें, पोटेंशियली दूर। ये फार्मूला तो मोस्टली कंसंट्रेटेड में लगाने के लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि na की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों के कर सकते हो क्योंकि Na और Nb के आराम से वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया डाउट, नोट करो। में है अच्छा अच्छा क्या देंगे पूरी समझ में आया? तो आज तो एक ही हो पाया है। चलो ठीक है, प्रोसेस कितना समय है? क्योंकि इससे समझने में वो अच्छा रहता है एलिवेशन वॉल्यूम का। हो गया,
कंसंट्रेटेड डाइल्यूट कैसा भी अप्लाई तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको अप्लाई करना है। अब जो प्रॉब्लम थी पहले डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को लेके, या फिर कब एन को निगलेक्ट करना है, कब एन को निगलेक्ट करना है, तब ठीक है। तो आज ज्यादा टाइम हो गया है और हमारे पास समय भी नहीं है कि हम और पढ़ा सकें आगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, चाहे जो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं या फिर जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, दोनों को ही, ठीक है। इससे पहले भी मैं सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, राउल्स लॉ और हेनरी लॉ के बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो, प्लस उसके साथ साथ फिर आइडियल गैस और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कह सकते हो, इसकी वीडियो भी अपलोड कर लेंगे। इतनी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, ये लेक्चर समझ में आता है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।